वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी डिटेल सीरीज़ चल रही है, तो जो आपकी क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो की डिटेल सीरीज़ है, उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम में जो चैप्टर इंक्लूड किया था वो फर्स्ट पार्ट था आपका सेकेंड यूनिट का लॉस्ट स्प्रिंग का अबाउट साहिब। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका सेकेंड पार्ट जो कि मुकेश के बारे में है और डिटेल एक्सप्लेनेशन ही होगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, सेकेंड पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश इस बात पर जोर डालता है कि वो अपने खुद का मालिक है, खुद के सपनों का मालिक है। आई विल बी अ मोटर कार मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो अपनी आवाज़ में, अपने लहजे में बोलता है कि मैं एक मोटर कार मैकेनिक बनूंगा। ये उसका सपना है। डू यू नो एनी थिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। अनिस जंग बोलती है कि मैंने उससे पूछा कि क्या तुम गाड़ियों के बारे में जानते हो कुछ। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़। उसने जवाब दिया कि मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा, और सीधी मेरी आंखों में बोल करके उसने देख करके कहा। इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर ये सेंस कर सकते कि वो अपने सपने के लिए कितना डिटरमाइंड था। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिरर्स amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अच्छा, जो उसका सपना था झूलता हुआ यानी कि अर्ध टंगा हुआ, उसका सपना मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उसका जो कस्बा है वो फिरोज़ाबाद का, तो वो कैसा पूरा का पूरा बैंगल्स की डस्ट से भरा हुआ है, क्योंकि वो बैंगल स्टोर के लिए, बैंगल बर्निंग के लिए और बैंगल वेल्डिंग के लिए प्रसिद्ध है ये सिटी। तो पूरी पूरी गलियाँ इसी की धुंध से भरी हुई हैं। तो जो राइटर हैं वो ये कहने का ट्राई कर रही हैं कि जो उसका सपना है वो बहुत बड़ा सपना है, और जैसे उसका जो शहर है कांच के टुकड़ों से और कांच की धूल से भरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसका सपना मुझे इन्हीं चीज़ों में खोता हुआ दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि वो इतना पैसा कमा पाएगा कि वो गाड़ी चलाना सीख ले। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोज़ाबाद की हर एक फैमिली इसी काम में इंगेज है, बैंगल मेकिंग के काम में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ये सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का, ऑब्वियसली। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। जो फर्नेस है जो यहाँ की, जिसमें कांच को पकाया जाता है, भट्टियाँ हैं जो यहाँ की, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लोगों, कई परिवारों की तो जनरेशन दर जनरेशन ने अपने पूरी ज़िंदगी गुजार दी। वेल्डिंग ग्लास यानी कि ग्लास को पिघलाना, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाना, फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। मतलब जो भी यहाँ रहने वाली औरतें, सबके लिए नॉर्मली यहाँ से चूड़ियाँ बन के जाती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। मुकेश की फैमिली भी उन फैमिली में से एक ही थी जिन्होंने अपने जनरेशन्स पूरी इसी काम में निकाल दी। नन ऑफ देम न्यू दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि जैसे मुकेश है, ऐसे बच्चों के लिए ये काम इलीगल है, हम ऐसे बच्चों से ये काम नहीं करवा सकते। टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, जो ये कांच की भट्टियाँ हैं, यहाँ पर हमें काम कराना इनसे इलीगल है। विद हाई टेम्परेचर, क्योंकि कांच पिघलाना होता है तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखना था, तो इसलिए इतने टेम्परेचर में बच्चों से काम कराना इलीगल था। इन डिंजी सेल्स का मतलब है छोटे छोटे से कमरे होते थे, विदाउट एयर, ना तो वहाँ एयर जा रही है ना लाइट जा रही है। दैट द लॉ, और जो नियम है वो यही है कि इफ़ इन्फोर्स्ड, अगर उनको इन्फोर्स किया गया सब काम करने के लिए, ऐसे फर्नेसेस में काम करने के लिए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रेन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स। करें अगर जो ये नियम इलीगल वाला है, अगर सपोज दैट मान लो कि अगर उनके ऊपर ये लागू कर दिया जाए तो उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन अगर उन्हें ये नियम के बारे में पता चल जाए कि ये इलीगल है, तो कह रहे हैं कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इस काम से बाहर निकाला जा सकता है। कैसे काम से? जो उन्होंने जहाँ पर अपने घंटों, पूरे दिन की लाइट को पूरा स्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, खो दिया, ऐसी जगहों से इसे निकाल सकते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ दियर आइज़, और तो और ये अपना जो ब्राइटनेस खो देते हैं, हम उससे भी इसे उन्हें बचा सकते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। जब वो मुझे अपने घर ले जाने के लिए उसने मुझे प्रपोज़ किया, तो उसकी आंखें बहुत
ब्राइट कर रही थी, यानी वो बहुत खुश था मुझे ले जाने के लिए। और उसने ये भी कहा विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट। अच्छा, विच यूज़ हुआ है उसके होम के लिए, घर के लिए। कह रहा जो उसका घर अभी रीबिल्ट हो रहा है, अभी उसकी रिनोवेशन हो रही है, बन रहा है, तो उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था कि देखो हमारे यहाँ घर बन रहा, हमारी सोसाइटी में ये देखेंगी तो इन्हें लगेगा कि हमारी सोसाइटी भी अच्छी है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। अच्छा, हम लोग आगे टहल करके गए, चल करके। स्टिंकिंग का मतलब है बदबूदार गलियां थी, चौक थी, वो गार्बेज से कूड़े कचरे से चौक हो गई थी। इधर भी कूड़ा कचरा, इधर भी कूड़ा कचरा। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद द क्रम्बलिंग वॉल्स। और जो घर निकलते जाए थे तो ऐसा लग रहा था जैसे बस वो केवल झूल रहे हैं। क्रम्बलिंग वॉल्स का मतलब है चरमराई हुई दीवारें थी। वूबली डोर्स, टूटे फूटे डोर्स थे। नो विंडोज़, उन घरों में खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड with families of humans and animals coexisting। अब यहाँ पे लिखा है coexisting। coexisting मतलब होता है यहाँ पर किसी काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना कि जैसे कि लिखा हुआ ना प्राइमल, तो प्राइमल का मतलब यहाँ पर यही है कि बहुत पुराने ज़माने के लोग हों, इस तरीके का उनका हुलिया हो गया था। बहुत समय से वो काम करते रहते थे, उनकी फैमिली, वहाँ के लोगों का तो ऐसा हुलिया हो गया था जैसे कई ज़माने पुराने हों वो लोग। ही स्टॉप्स एट द डोर वन सच हाउस। इस तरह के घरों में से वो एक घर के दरवाजे के सामने रुक गया। बैंक्स ऑफ वुबली आयरन डोर, उसने बैंक किया पैर से, यानी कि उसने जैसे धम धम की आवाज़ करनी होती थी, लोहे का गेट था, उसने उसी तरीके से किया। विद हिज फुट, अपने पैरों से। एंड पुश्ड इट ओपन, और उसे धक्का मार करके खोला। वी एंटर द हाफ बिल्ट शैक। शैक का मतलब है झोपड़ी या घर। तो हम लोगों ने एक आधे बने हुए घर के अंदर प्रवेश किया। आधे बने हुए घर का मतलब है कि इसका पूरा घर अभी रेनोवेट नहीं हुआ था। इन वन पार्ट ऑफ इट, अच्छा इस घर के एक तरफ, थैच्ड विद द डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव। अच्छा, एक तरफ घर का छाया हुआ था, सूखी घास से छाया हुआ था उनका मकान। वहाँ पर उसके नीचे फायरवुड स्टोव, यानी कि एक स्टोव जल रहा था लकड़ी वाला। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। अच्छा, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था जिसमें स्पिनच यानी पालक की पत्तियाँ क्या कर रही थी, बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, पक रही थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, यानी बहुत बड़ा थाल था एल्यूमिनियम का, उसमें लिखा आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। तो वहाँ पर और भी कई सब्जियाँ थी जो चॉप की हुई रखी थी, कटी हुई। अ फ्राइल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। दुबली पतली सी बिल्कुल एक औरत थी जो क्या कर रही थी, अपने शाम का खाना बना रही थी अपनी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद द स्मोक शी स्माइल्स। उसकी आंखें हालांकि किससे, स्मोक से, धुएं से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। एक्चुअली वो मुकेश की भाभी थी, यानी उसके बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। अच्छा, वो देखा जाए तो एज में बहुत ज़्यादा बूढ़ी नहीं थी। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। एज न थी वो बात अलग है, लेकिन उसको इतनी छोटी सी एज में ही उसको बहू कहकर बुलाया जाने लगा था। डॉटर इन लॉ हो गई थी वो किसी के घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और तो और 3 लोगों की वो इंचार्ज थी, यानी कि उनका सब काम, उसका हर चीज़ का देखभाल रखने का काम उसके ऊपर था। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर। वो 3 लोग कौन थे, उसके हस्बैंड मुकेश और उसके फादर, यानी कि मुकेश का भाई और उसके फादर, इन 3 लोगों की इंचार्ज थी वो। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो बड़ा बुजुर्ग आदमी घर में एंटर करता है, शी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो टूटी हुई दीवार के पीछे हो जाती थी बड़े आराम से। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपना घूंघट ले लेती थी क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे को ढकने के लिए। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे रीति रिवाज थे कि घूंघट करना होता था, तो वो ऐसे करती थी। डॉटर्स इन लॉ इज मस्ट वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, क्योंकि उनके यहाँ का ये रीति रिवाज था कि डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएँ होती थी, वो जो उनके घर के बड़े बुजुर्ग होते थे उनको वो घूंघट लेती थी। इन दिस केस years of hard labor, the elder is, and लिखा हुआ impoverished bangle maker,
इसी केस में हम अगर देखें तो कह रहे हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा बुजुर्ग आदमी था वो एक बूढ़ा बैंगल मेकर था, यानी कि मुकेश के फादर भी बैंगल मेकिंग का ही काम करते थे, तो बहुत बूढ़े थे वो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, कह रहे हैं कि इसके बजाय कि उन्होंने बहुत सालों गुजार दिए हार्ड वर्क में, पहले उन्होंने टेलर का काम किया, फिर उसके बाद उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम किया। ही हैज़ फेल टू रेनोवेट अ हाउस, लेकिन फिर भी वो फेल थे किस चीज़ में, घर की मरम्मत कराने में, घर को अच्छा से करवाने में वो फेल रहे, असफल रहे, वो ये नहीं करवा पाए। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेजने में वो फेल रहे, यानी कि उन्होंने इतना नहीं कमाया कि अपने बच्चों की पढ़ाई कर सके और घर को रेनोवेट करा सके। ऑल ही हैज़ मैनेज्ड, अच्छा वो जितना मैनेज कर पाए वो बस इतना ही था कि इज़ टीच देम वॉट ही नोज़, कि वो अपने बच्चों को सिर्फ वही सिखा पाए जो उसे आता था, और वो क्या था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, बैंगल्स बनाने की जो कला थी, बस वो उसको जो आता था वही वो अपने बच्चों को पढ़ा पाया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की दादी यहीं पर बोलती है कि ये तो सब उसके ही कर्म है, उसी का भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। वो कह रहे कि ये वो थी जिन्होंने अपने ही हस्बैंड को अंधा होता हुआ देखा था, और वो किस वजह से अंधे हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जब ग्लास बैंगल्स को पॉलिशिंग की जाती थी उसमें जो डस्ट निकलती थी उसकी वजह से उनकी आँखें की जो साइड थी वो चली गई थी। कैन अ गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, कह रहे हैं कि भाई जो भगवान का लिखा हुआ है क्या कोई मिटा सकता है क्या, ये उसकी दादी बोलती है। शी एम्प्लाइज, उन्होंने ऐसे बोला, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कह रहे हैं बैंगल मेकर्स की कास्ट में, कास्ट का मतलब है कि भाई हम जहाँ पर जिए हैं, जहाँ पर हमने जन्म लिया है, वो हमने इसी काम के लिए जन्म लिया है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ थी, तो बस और कुछ नहीं, वो सिर्फ बैंगल मेकिंग ही जाते थे। इन द हाउस इन द यार्ड, चाहे घर में हो चाहे घर के बाहर हो, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, दूसरे के घर के सामने के आंगनों में, एवरी स्टेट इन फिरोजाबाद, चाहे वो फिरोजाबाद की कोई भी गली ले लो, वो सब कुछ सब ग्लास बैंगल से ही भरा हुआ था। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, बैंगल्स के जो लच्छे होते थे स्पाइरल्स होते थे। कलर यहाँ पर दिए हुए हैं, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो के जितने भी 7 कलर हैं उनसे जो भी कलर बन सकते हैं उन सारे ही कलर्स की चूड़ियाँ वहाँ पर थी। लाई इन द माउंट्स इन अनकेम्प्ट यार्ड्स, खाली जो यार्ड्स होते थे वहाँ पर ढेरों लगे रहते थे ये। आर पाइल्ड ऑन द 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट, अच्छा हैंड क्राफ्ट्स का मतलब जो हाथ से गाड़ियाँ ली जा जाती हैं उनमें भी पूरी की पूरी जो जिससे हम लोग ठेला बोलते हैं, उसमें पूरी की पूरी उनके माउंट्स बने हुए थे, ढेर लगे हुए थे। पुश्ड बाई अ यंग मैन, बाई यंग मैन, अच्छा वो जवान आदमियों से उन्हें खींचा जाता था। अलॉन्ग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, शैंटी मतलब है बदबूदार और गंदगी भरा हुआ जो छोटी छोटी पतली पतली जो गलियाँ होती थी उन्हें हाथ की गाड़ियों से खींच करके ले जाया जाता था। एंड इन डार्क हटमेंट्स, अच्छा जो बिल्कुल अंधकार में जो छोटे छोटे जो झोंपड़ियाँ थी, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, अच्छा वो जो अगल बगल में जो उनके घर थे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑयल लैम्प्स ही फ्लिकरिंग कर रहे थे, लपलपा रहे थे। सिट बॉयज़, लड़के बैठे हुए थे, एंड गर्ल्स, लड़कियाँ बैठी हुई थी, विद दियर फादर्स एंड मदर्स, अपने पेरेंट्स के साथ में बैठे होते थे। और वो क्या कर रहे थे, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, यानी कि वेल्डिंग का मतलब है उनको काट करके जोड़ करके पीसेस को अलग कर रहे थे बैंगल्स के शेप में। दियर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन द लाइट आउटसाइड, कह रहे हैं जो बाहर की जो रोशनी है उससे कहीं ज़्यादा जो उसकी आंखें थी वो अंदर के डार्क में कुछ ज़्यादा एडजस्टेड थी, क्योंकि वो लोग अंधेले में ही ज़्यादा काम करते थे, इसलिए उनकी आंखें ज़्यादातर उसी एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर पाती थी। दैट इज़ वाई, ऐसा क्यों था, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकेम अडल्ट्स, जब तक कि वो जवान हो तब तक इसी कारण से, क्योंकि उनकी आंखें अंधेरे को ज़्यादा एडजस्ट करती थी बजाय दिन की लाइट को, इसी वजह से उनकी आंखें उनके जवान होते होते तक ख़राब हो जाती थी, उनकी आई साइट चली गई होती थी। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैपिंग ड्रेस, एक सविता एक
कम उम्र की लड़की है जिसने फेडेड कलर की पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमन, और वो एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी हुई, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लासेस, और ग्लास के जो पीसेज है उन्हें कट कर करके अलग कर रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ तो ऐसे मैकेनिकली तरीके से काम कर रहे थे, यानी कि उसको इतना एक्सपीरियंस था जैसे कि किसी मशीन के टोंग्स के जैसे हाथ हो, उस तरीके से। आई वंडर इफ़ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ बैंगल्स, मैं बड़े आश्चर्य में थी कि क्या उसे इन बैंगल्स की जो पवित्रता उसके बारे में पता है। शी हेल्प नेक्स्ट, जिसको बनाने में वो उसकी मदद करती है अपनी दादी को। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो ये चूड़ियाँ हैं ये तो सिम्बलाइज करता है एक इंडियन वुमेन के सुहाग को सिम्बलाइज करता है, और बड़े सौभाग्य की बात है, शादी में इसे शुभ माना जाता है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, कह रहे हैं उसे भी पता चल जाएगा इन चीज़ों के बारे में जब उसके ऊपर रेड कलर का चुन्नी उसके ऊपर डाली जाएगी, यानी कि जब उसकी शादी होगी तो उसे भी इन चीज़ों की ऑस्पिशियसनेस के बारे में जानकारी हो जाएगी। हर हैंड्स डाइट रेड, जब उसके हाथों में मेहंदी लगेगी विद हिना, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन हर रिस्ट, और जब लाल लाल चूड़ियाँ उसके हाथों में डाल दी जाएंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और वो एक दुल्हन बन जाएगी तब। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जैसे कि जो उसके बगल में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है कई सालों पहले, वो भी इसी तरीके से दुल्हन बनी होगी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उस बुजुर्ग महिला के हाथों में चूड़ियाँ हैं, बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, वो बुजुर्ग महिला कहती है कि हमने तो एक वक्त शेर भर यानी कि पेट भर के हमने खाना भी नहीं खाया। इन अ वॉइस डिमांड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ड्रेन्ड का मतलब है जिससे पूरी खुशियाँ निचुड़ गई हों, खुशियाँ ही रह गई हों, इस तरीके की आवाज़ में वो दादी यानी उसकी ग्रैंड मदर बोलती हैं। सी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, वो बोलती हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में मैंने एक बार का अपना पेट भर के खाना नहीं खाया, यानी एक बार की खुराक जो हम लोग एक बार का खाना खाते हैं, चाहे लंच ले लें या डिनर करें, उन्होंने कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज़ रीप्ड, बस यही है जो उसने काटा है, यानी कि जो उन्होंने लाभ लिया है बस यही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसके हस्बैंड जो एक बुजुर्ग है, विद अ फ्लाइंग ब्रेड बियर्ड, अब बियर्ड का मतलब यहाँ पर दाढ़ी से है, जिसकी दाढ़ी हिलती हुई है, सेज, अब वो क्या बोलता है उसका हस्बैंड, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं जाना बजाय या सिवाय बैंगल्स के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, अच्छा जो मैंने काम किया बस वो ये है कि मैंने अपनी फैमिली के रहने के लिए घर बनवा दिया। हियरिंग हिम, उसे सुनकर, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वॉट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ टाइम, वो उसकी आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत खुश है और बहुत प्राउड फील करता है कि जो उसने अचीव किया है, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को घर बना करके दिया है रहने के लिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ टाइम में फेल रहते हैं इस चीज़ को करने में, और जाहिर सी बात है मुकेश के फादर भी ये नहीं कर पाए थे कि उसने अपनी फैमिली के लिए घर बनवाया हो, लेकिन कम से कम इन्होंने तो बनवाया है। ही सेज ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, हालांकि उसके रहने के लिए उसके सिर के ऊपर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, अच्छा पैसा नहीं है इस चीज़ के रोने धोने से छोड़ करके, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, हमने सिर्फ और सिर्फ यही काम किया, वो था बैंगल्स को बनाना। नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, अच्छा जो ये बैंगल मेकिंग से जो भी हमें पैसा मिलता था वो इनफ ही नहीं होता था खाने पीने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम का मतलब है कि हर घर में यही होता था, खाने पीने के लिए उनके लिए कुछ नहीं होता था, और कई लोग तो ऐसे होते थे जो रहने के लिए घर तक नहीं बनवा पाते थे, एटलीस्ट इन्होंने घर तो बनवाया था। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ दियर एल्डर्स, अच्छा जो यंग मैन थे यानी यंग मैन को जो आगे की जनरेशन के लोग थे वो भी वही रोना धोना धोते थे जो उनके बुजुर्गों ने धोया था, यानी जो उनके बुजुर्गों ने कष्ट सहा वही उनको भी करना पड़ा। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम
इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद में लगता है कि समय के गुजरने के साथ में वहाँ जरा सा भी कुछ भी समय के साथ चेंज नहीं हुआ है, और जो भी चेंज हुआ है तो वो उतना इनफ नहीं है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम. करें कई सालों से माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब है कि जो सोचने की क्षमता को कम कर दे, उसने क्या किया, लोगों की जो इनिशिएटिवनेस थी, यानी कि आगे बढ़ने की जो क्षमता थी, सपने देखने की जो क्षमता थी, उसको मार कर रख दिया था. अब इनके अंदर ये लोग सपने भी नहीं देखते थे. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्व्स इंटू अ कोऑपरेटिव. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिलमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड द फोरफादर्स. मैंने वहाँ पर एक ग्रुप था जवान बच्चों का, मैंने उनसे ये कहा कि तुम लोग क्यों नहीं एक कोऑपरेटिव का जैसे फॉर्म ऑर्गेनाइज कर लेते हो, एक ग्रुप क्यों नहीं बना लेते. वो लोग थे जिनको वहाँ के जो दलाल थे और जो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने उनके फादर्स को और उनके फोर फादर्स को जो ट्रैप करके रखा हुआ था अपने जाल में, उन लोगों के बच्चों का एक ग्रुप था. मैंने उनसे कहा कि तुम लोग क्यों नहीं एक और ग्रुप ऑर्गेनाइज कर लेते. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस. अच्छा, वो बच्चे को कहते हैं कि अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेते तो हम उनमें से एक होंगे. किन में से? हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. जिन्हें पुलिस के द्वारा ढो ले जाया जाएगा. बीटन एंड ड्रैग्ड. अच्छा, उन्हें क्या किया जाएगा, पीटा जाएगा. ड्रैग्ड टू जेल पर घसीट कर ले जाया जाएगा. फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. और किस वजह से उनको ले जाया जाएगा, जैसे कि उन्होंने कुछ इलीगल कर दिया अगर वो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं तो. दे से, ऐसा उन बच्चों ने कहा. देयर इज़ नो लीडर एमंग देम. उनके बीच में कोई नेता नहीं था. नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. और ना ही कोई ऐसा था जो उनकी हेल्प करे कि चीज़ों को दूसरी तरीके से देखो, दूसरे नज़रिए से देखो. देयर फादर्स आर एज ट्राइड एज दे आर. जो उनके फादर थे, उन्होंने जैसा किया था वैसे ही वो लोग भी थे. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल. बस वो बिना रुके हुए बस इसी तरीके से बात करते रहते थे, उलझे हुए मैनर में. दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस. अच्छा, जो उनका काम था बस वो इसी चीज़ की इर्द गिर्द. जो इनकी गरीबी थी वो किस वजह से थी, सिर्फ एक लालच था कि अपनी गरीबी को हम कैसे दूर करें, और जो ये अन्याय था वो उसको इसीलिए सहते थे. अपनी गरीबी को दूर करने के लिए अन्याय सहते थे और वो यही काम करते थे. लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स. उनको सुनकर के मैंने दो वर्ड्स जो बिल्कुल अब एक दूसरे से एकदम बिल्कुल अलग थे, मैंने उन दुनियाओं को देखा. वन ऑफ द फैमिली caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. अच्छा, मैंने एक तरफ तो देखा उनकी फैमिली जो कि गरीबी के जाल में फंसी हुई थी, और किस बोझ के तले में, स्टिग्मा, यानी कि अपने दिमाग में कहीं ना कहीं उन्होंने ये कास्टिज्म को लेकर रख लिया था कि उनका जन्म इसी काम के लिए हुआ है और वो काम करते हैं. द अदर अ विशेष सर्कल ऑफ द शाहूकार्स. अच्छा, एक विशेष सर्कल था साहूकार्स का जो उन्हें फंसाए रहते थे काम में और उनसे पैसे वसूलते. द मिडिल मैन, जो बीच के दलाल होते थे. द पुलिस मैन, पुलिस के लोग जो कि कानून के रखवाले थे. द ब्यूरोक्रेट्स, जो अमीर लोग होते थे. एंड द पॉलिटिशियंस, जो नेता. इन सब के जालों में फंसे हुए थे ये लोग. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. अच्छा, अब वो क्या करते थे, जो पेरेंट्स होते थे वो लोग भी अपने सब काम को, ये जो उनका भार था वो अपने बच्चे के ऊपर ला देते थे, जिसे वो ढो नहीं सकते थे, उतार नहीं सकते थे, उनके ऊपर ला दिया जाता था. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली. पहले इसके कि वो इन चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ, वो नेचुरली इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते थे, जैसे उनके फादर्स ने किया था. जैसे उनके पिता वो काम करने लगते थे तो बच्चे ही जैसे ही वो पढ़ने और समझने की उनकी क्षमता नहीं आती थी, उसके पहले ही उनके ऊपर ये बोझ डाल दिया जाता था, तो वो इन चीज़ों को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते थे. टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कुछ और करने का मतलब है कि उन्होंने साहस करके दिखाया है, यानी उन्होंने किसी चीज़ की ज़रूरत की है. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और अगर साहस किसी ने किया, ये तो उनके बढ़ने और काम करने की लिस्ट में शामिल ही नहीं था, यानी कि उनको साहस तो दिखाना ही नहीं था. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑन इट इज़
इट इन मुकेश, जब मैंने मुकेश के अंदर थोड़ा सा आशा की किरण दिखी, आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसने क्या जवाब दिया था उस टाइम पर स्टार्टिंग में कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, उसने फिर से दोबारा कहा, ही विल गो टू अ गराज एंड लर्न, वो एक गराज जाएगा और वहाँ पर जाकर सीखेगा। बट द गराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो उसके घर से जो गराज था वो बहुत दूर था। आई विल वॉक, उसने कहा, ही इंसिस्ट, वो जो लगा कहता है कि मैं चल कर जाऊँगा, पैदल चल कर जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, अच्छा, अब वो उनसे पूछती क्या तुम ये भी सपना देखते हो प्लेन को उड़ाने का। ही इज़ सडनली साइलेंट, वो एकदम से शांत हो जाता है। नो, ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ घूरते हुए देखते हुए कहते हैं, इन हिज स्मॉल मर्मर, अपनी छोटी सी धीमी धीमी आवाज़ में कहता है, देयर इज़ एन एम्बैरसमेंट, और उसके मन में जो एम्बैरसमेंट है, दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, वो एम्बैरसमेंट कभी भी उसके पछतावे में नहीं बदला। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, अच्छा, वो गाड़ियों के सपने में ही सेटिस्फाई, कंटेंट का मतलब सेटिस्फेक्शन होना। ही सीज हर्टलिंग डाउन स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, वो अपने शहर के, अपने कस्बे की रोड में देखता है कि जैसे हर्टलिंग, अब यहाँ पर हर्टलिंग का मतलब है दौड़ती हुई जो गाड़ियाँ वो देखता है, तो उन्हें देख कर कहता है कि मैं इसी चीज़ से संतुष्ट हूँ। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद, वो बोलता है कि फिरोज़ाबाद के ऊपर तो कुछ ही प्लेन्स उड़ते हैं, लेकिन गाड़ियाँ यहाँ बहुत दौड़ती हैं, इसलिए उसका सपना गाड़ी चलाना है। ओके, सो दैट्स इट, हमारे दोनों पार्ट्स यहाँ कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ शेयर इट and subscribe.